नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। पिछला मेरा वीडियो तो आप लोगों ने इतना अधिक देखा कि मुझे एक्साइटमेंट हो गया और मैं आप लोगों के लिए एक जियो पॉलिटिक्स का विषय लेकर आई हूँ। आज की वार्ता उस पर है। आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, पेजर ब्लास्ट हो गया, फिर कुछ और ब्लास्ट हो गया, फिर बम मार दिया, फिर हिजबुल्लाह के पीछे पड़ गए इजराइल वाले। उसके पहले आप लोग सुन ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप की सफाई हो रही है हमास की तो कमर टूट ही गई। अब ये सवाल है, ये सब हो क्या रहा है? ये हो रहा है ग्रेटर इज़राइल की तैयारी। वैसे ग्रेटर इज़राइल का काम 1948 से ही शुरू हो गया है, जब से इज़राइल नामक नेशन स्टेट की स्थापना कुछ यहूदियों ने यूनिलैटरल कर दी अपने पूर्वजों की भूमि पर, जो जिसको आजकल मिडिल ईस्ट कहते हैं, जेरूसलम के पास का जो स्थान है। और 1948 से लेकर आज तक, यानी करीब-करीब 50 और 20, 70, 72 साल में वो इज़राइल नाम का नेशन स्टेट लगातार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जा रही हूँ। ये जो मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, जो हमारा वेस्टर्न एशिया है भारत का, और यूरोप वालों का मिडिल ईस्ट है, इसकी कथा क्या है? अब पहले इसकी कथा हम यूरोप की दृष्टि से बताएंगे, फिर इज़राइल की दृष्टि से, फिर भारत की दृष्टि से, और फिर यूरोप की दृष्टि से। तो यूरोप की दृष्टि से कथा ये है कि 19th सेंचुरी के अंत में यहाँ पेट्रोल मिला, ऑयल मिला, डीजल मिला, तेल तेल मिला यहाँ। तो 20वीं शताब्दी के शुरू में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते-आते तक इस तेल के अनेक इंडस्ट्रियल उपयोग, और इंडस्ट्रियल से ज्यादा जो लड़ाई छिड़ी पहली वाली, जिसको ये वर्ल्ड वॉर कहते हैं, उसमें अनेकानेक उपयोग हुआ। फिर लड़ाई खत्म हुई, 20 साल के बाद दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी लड़ाई आते-आते तो इस पेट्रोल का, इस ऑयल का, ऑयल में पेट्रोल तो एक कंपोनेंट है, डीजल है, गैस है, और दुनिया भर के लुब्रिकेंट है, प्लास्टिक है, दुनिया भर की चीजें। इसके इतने अधिक उपयोग हो गए कि यूरोप वालों को तेल के एक्सप्लोरेशन में, उसकी ड्रिलिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में पूर्ण कंट्रोल चाहिए था। और इस कंट्रोल का नतीजा ये हुआ, 50 साल के अंदर अंदर यहाँ कुकुरमुत्तों की तरह नन्हे नन्हे स्टेट उग आए। हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे भारत है हजारों साल से, वैसे ही कोई लेबनान होगा, कोई सीरिया होगा, कोई कुवैत, कोई ईरान, कोई इराक, कोई सऊदी अरेबिया, कोई यमन, कोई ओमान, यमन भी दो हैं, ओमान भी दो हैं, कोई बहरीन, कोई दोहा, कोई ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अनेकों नेक कुकुरमुत्ते की तरह देश उगाए। अब ये देश तो उगते नहीं है, तो हुआ क्या, जहां जहां तेल के कुएं थे, दो फैक्टर था उसमें, मैं अभी तेल की बात कर रही हूँ। जहां जहां तेल के कुएं उस समय मिलते गए, धीरे धीरे डेवलप होते गए, उन हिस्सों को इंग्लैंड और फ्रांस बांटते गए और कहते गए, ये रहा एक देश, ये रहा दूसरा देश, और ये देश इंग्लैंड के प्रोटेक्शन में रहेगा, ये देश फ्रांस के प्रोटेक्शन में रहेगा। बहुत से इन्होंने प्रूसियल स्टेट्स बनाए। प्रूसियल स्टेट क्या? इस नन्हे से क्षेत्र का हमसे समझौता है, कई तरह का समझौता है, तो ये ट्रूस हो रहा है, संधि हो रहा है।
तो संधि के लिए एक देश है। तो ले दे के सार ये है, 20वीं शताब्दी में अनेकानेक आर्बिट्रेरी यानी मनमाने ढंग से, आर्टिफिशियल कृत्रिम ढंग से, इसलिए इलीगल गैर कानूनी ढंग से फ्लिमजी स्टेट्स यहाँ आ गए। फ्लिमजी मतलब जो आज है और कल नहीं रहेगा, क्षणभंगुर टाइप के। तो देश तो गलत शब्द है, स्टेट यहाँ आ गए। अब यूरोप वालों का 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में ओटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए सिलसिला चला था, उसमें ये इन लोगों का थ्योराइजेशन चला था कि साहब बहुत से नेशन हैं, उन नेशन का अपना स्टेट होना चाहिए। और ओटोमन एम्पायर वस्तुतः उस्मानी तुर्कों का साम्राज्य था। तो ये ओटोमन एम्पायर बहुत से नेशन का जेल है, प्रिजन ऑफ मेनी नेशंस है। तो इन नेशंस के पास अपना स्टेट होना चाहिए। तो ये नेशन क्या बला है भाई, जहाँ जिस स्थानीय समुदाय की भाषा एक हो, इतिहास एक हो, खाने पहनने ओढ़ने शादी ब्याह रीति रिवाज एक से हो, वो एक नेशन है। अब इसकी कथा हम अगले एपिसोड में आप लोग को कभी सुना देंगे। फिलहाल ग्रेटर इजराइल की हम चर्चा करना चाहते हैं। तो अब यहाँ क्या किया, जो मिडिल ईस्ट कह रहे हैं ग्रेटर इजराइल का चक्कर क्या है, यहाँ एक नेशन को दो तीन स्टेट में बांट दिया, या एक स्टेट में दो तीन नेशन आ गए। कैसे, जैसे यहाँ शिया हैं, सुन्नी है, उनकी मजहबी ढंग है, भाषा है, कहीं ईरानी बोल रहे हैं, कहीं इराकी बोल रहे हैं, कहीं अरबी बोल रहे हैं, कहीं उसका कोई अलग डायलेक्ट बोल रहे हैं, भाषाएं अलग अलग। इसके अलावा इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी अलग अलग है। फिर जैसे कुर्द हैं, तो अरबी लोग हैं, तो ईरानी लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके मजहबी फिरके, मजहबी डिवीजन बहुत है। अहमदिया है, तो शिया है, तो सुन्नी है, तो बहाबी है, और बहुत सारे हैं। तो होना क्या चाहिए था यूरोप वालों के अपने इतिहास के अनुसार, कि साहब जहाँ एक प्रकार के लोग हैं वहां एक स्टेट कर देते। तो यूरोप वाले इस काम के लिए तो आए नहीं थे, और उनका ये काम भी नहीं था। जिनका एक नेशन है वो स्वयं अपना स्टेट बनाए। ये दो काम के लिए आए थे। एक काम तो जो तेल मैंने आपको समझाया, और दूसरा काम इंग्लैंड का तेल से भी बड़ा काम था। और वो था कि इंग्लैंड से जब जहाज चलता है तो वो मेडिटेरियन सी में घुसता है, मेडिटेरियन सी के बाद सुएज कैनाल में घुसता है, सुएज कैनाल से रेड सी में घुसता है, रेड सी से सिंधु सागर, जिसको पहले बंगाल की खाड़ी कहा, आजकल मनमानी आर्बिट्रेरी अरब सागर कह रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग पुनः इसको इसके पुराने नाम सिंधु सागर के नाम से जानने लगेंगे। क्यों सिंधु सागर, यहाँ सागर की भांति विराट सिंधु नदी गिरती है, जैसे गंगा सागर, जिसको आजकल ये बंगाल की खाड़ी कहते रहे। खाड़ी वाड़ी थोड़ी है भाई, पूरा सागर है तुम्हारे। मेडिटेरियन सी, अराल सी, एड्रियाटिक सी से बहुत भारी भारी सागर है। खैर, तो इस रास्ते को इंग्लैंड को सुरक्षित रखना था, जिससे भारत से वार सप्लाई इंग्लैंड को लगातार होता रहे। अब हुआ क्या मामला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इजराइल आया, क्योंकि इजराइल को वहां से पूरे यूरोप से भगाया गया। वो कथा हम आज नहीं कह रहे हैं, आज हम ग्रेटर इजराइल की चर्चा कर रहे हैं। तो जो इजराइल आके बसा, यहूदी लोग आके बसे, 1948 में इन्होंने यूनिलैटरली डिक्लेयर किया कि साहब हमारा ये पूर्वजों का, हमारा अपना, हजारों साल से ये जो देश है, इस भूमि पर हम बस रहे हैं, ये हमारा नेशन है, और ये हमारा स्टेट की हम घोषणा कर रहे हैं 1948। अब क्या हुआ,
घोषणा करने के छठवें दिन ये 5 जो मियाँ मुसल्लम हैं, ये सब दौड़ गए कि हम तो इज़राइल को खत्म कर देंगे और कुल वहाँ 7 लाख यहूदी थे। यह 7 लाख यहूदी में स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े, आप हिसाब कर लीजिए 4 साढ़े 4 लाख निकल जाएँगे। तो जवान 1 डेढ़ लाख हैं, तो हम इन सातों लाखों को उठाएँगे और मेडिटेरियन में और लाल सागर में डुबो देंगे। ये उम्मा करते हुए 5 देश पहुँचे, 5 देश कौन है? इराक था, लेबनान था, सीरिया था, जॉर्डन था और मिस्र था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और 5-6 दिन की जो पहली लड़ाई हुई 1948 में, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो जिसको ये पैलेस्टीनियन कहते हैं, यानी जो मियाँ लोग वहाँ रह रहे थे, चौथे 5वें दिन से ये 5 मियाँ लोग अपने वॉर व्हीकल्स पर अनाउंस करने लगे, खाली करो, खाली करो, खाली करो और परिणाम ये हुआ, छठवें दिन 7 लाख लोग इज़राइल छोड़ के भाग गए। ये जो भाग गए इनको कहते हैं फिलिस्तीन। और इन 7 लाख लोगों को इन पांचों देशों ने अपने घर में घुसने नहीं दिया। घुसने नहीं दिया तो जो बना उसको कहते हैं फिलिस्तीन, जो अभी सल्टाया है इसने। इसके बाद एक लड़ाई 67 में होती है और एक लड़ाई 73 में होती है। तो इन तीनों लड़ाई में ये सब के सब बुरी तरह मुंह का खाए। और मुंह के खाने के साथ जो खास बात हुआ, इन तीनों लड़ाई में इज़राइल का स्टेट बढ़ता गया। देखिए, नेशन अलग है, स्टेट अलग है। नेशन एक स्थायी चीज है जिसमें ये मुसलमान स्टेट घुसे हुए थे, और कौन से स्टेट? जो आर्बिट्रेरी हैं, आर्टिफिशियल हैं, इलीगल हैं और फ्लिमजी हैं। तो इनका क्षेत्रफल सिकुड़ता गया और इज़राइल का क्षेत्रफल इन तीनों लड़ाइयों में बढ़ता गया। जो लोग इन चीजों को देख रहे हैं उनको गोलन हाइट, वेस्ट बैंक, ये सब ध्यान में होगा, मैं इस डिटेल में नहीं जा रही। 73 के बाद क्या हुआ? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन सबों ने पेट्रोल ऑयल का दाम बढ़ा दिया। अब यहीं से जो मैं कहने जा रही हूँ इसकी कथा शुरू। जैसे ही ऑयल का दाम बढ़ा चौगुना, फिर 2-3 साल बाद दुगुना, फिर 2-4 साल बाद कुछ, इसका रिजल्ट ये हुआ, यूरोप और अमेरिका की जो इकोनॉमी थी, वो एकदम लड़खड़ा के हिल गई। सवाल ये है कि एक चीज का दाम केवल बढ़ा है, ये भी नहीं कि सप्लाई बंद हो गया। केवल एक रॉ मटेरियल का, एक ऊर्जा के स्रोत का दाम बढ़ने से तुम्हारी इकोनॉमी ऐसी लड़खड़ाई की आज तक नहीं संभली। किस अर्थ में? अगर एंगस मेडिसन के पास आप लोग जाते हैं, जो डाटा है, 73 के बाद से ही यूरोप और अमेरिका का रेट ऑफ ग्रोथ नीचे, सोवियत रूस का रेट ऑफ ग्रोथ नीचे, और इसके कारण भयंकर युद्ध ठना। यूरोप अमेरिका एक तरफ, इसको हम लोग नाटो भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ ये मियाँ लोग जिनके पास कोई हथियार बनाने का फैक्ट्री नहीं है, कोई अपना हथियार नहीं है, कोई अपनी फौज नहीं है, कोई लड़ने का अभ्यास नहीं है, हर चीज के लिए ये निर्भर करते हैं उस यूरोप और अमेरिका पर जिससे ये पंगा मोल लिए। अब 73 से 90 तक 17 साल, 73 से 1996 तक 23 साल। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस,
एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर सैमुअल हंटिंगटन। इसमें पहला तो बहुतों ने सुना होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो सब टाइटिल है, जो मुख्य है, एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी चर्चा नहीं होती। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कई चीजें हुई। हम दो तीन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो आज ग्रेटर इजराइल के संदर्भ में आवश्यक है। हुआ ये इसमें कि एक तो पेट्रोल का दाम देते देते इनका कचूमर निकलने लगा, तो बड़ी तेजी से यूरोप और अमेरिका ने ऑल्टरनेटिव डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल की खोज शुरू की। 20 साल में बहुत सफल खोज हो गई जगह जगह, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। स्वयं अमेरिका में बहुत बड़ा ऑयल डिपॉजिट मिला। 90 तक आते आते जो इनकी शेल ऑयल कहते हैं, उससे अमेरिका इनसे करीब करीब मुक्त हो गया। यूरोप में बहुत तेल मिला। रूस के पास जो तेल था, वो रूस तो नहीं था, वो तो भारतीय क्षेत्र था, बाकू का जो तेल भंडार है। इन लोगों ने अपनी ऑयल सप्लाई तेजी से बढ़ाई, एक। दूसरा, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना शुरू किया, खूब सारा ढूंढ लिया। वो विंड पावर, सोलर पावर, थर्मल पावर, वो थर्मल पावर कोयले वाला तो था ही, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो थी ही, एटॉमिक एनर्जी वाला भी था ही, दुनिया भर के। तो 73 से 2024 कितना हुआ? 30, 20, 50 साल। इस 50 साल में एक तो ये हुआ कि इन्होंने अपना तेल भंडार खोज लिया, वैकल्पिक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत खोल लिए। दो, एनर्जी कंजम्पशन को बहुत ज्यादा रैशनलाइज कर लिया, यानी इतना सा काम करने के लिए अगर इतना पेट्रोल पहले लगता था तो अब इतना पेट्रोल लग रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज किया। दूसरा, इस 50 साल में क्या हुआ? इस 50 साल में इस क्षेत्र का पेट्रोलियम का सप्लाई बहुत कम हो गया। अब जो अनुमान है कि 20-25 साल का इनके पास डिपॉजिट है। तो ये हुआ एक। दूसरा, उससे भी मजेदार काम हुआ कि जो ऑयल का दाम, तेल का दाम चौगुना, फिर कुछ दिन बाद दुगुना, फिर कुछ दिन बाद 30%, 40% जो दाम बढ़ा, तो उसमें इन्होंने कहा कि साहब, इसका नाम ही रख दिया गया पेट्रो डॉलर। इतना अथाह पैसा। अब इस अथाह पैसे का करें क्या? ये मिडिल ईस्ट वाले बद्दुओं को, इनको बेडोइन अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते होंगे, इनका मूल उच्चारण है बद्दू। बद्दू माने जो भेड़ और बकरी चराते हैं। ये जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, ये पशुपालक समाज है। किस अर्थ में? बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। जो रेगिस्तान नहीं है, वो सूखे क्षेत्र हैं जिनमें घास 6-8 महीना रह जाती है। रेगिस्तान में तो घास कहीं कहीं नखलिस्तान में मिलती है, बाकी तो जलती हुई रेत है। फिर कुछ बंजर पहाड़ियां हैं, उन पर भी पशुपालन ही हो सकता है, खेती नहीं हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र पशुपालक समाज है, ट्राइबल सोसाइटी है, बंधु सोसाइटी। इसने जिंदगी में ही धन संपत्ति कुछ जानते ही नहीं थे। तो ये पूरा का पूरा पेट्रो डॉलर जाकर जमा हुआ यूरोप और अमेरिका के बैंक्स। फिर यूरोप अमेरिका ने क्या किया? इस पूरे क्षेत्र को कहा, जी हम तुम्हारा विकास कर देते हैं। तो विकास करने में आप देखेंगे कहीं दुबई आ गया, कहीं दोहा आ गया, कहीं कतर में बढ़ गया, तो कहीं दमस्कस बढ़ गया, तो कहीं सऊदी अरेबिया में रियाद आ गया, तो बगदाद बढ़ गया। ओएसिस ऑफ ओएसिस ऑफ वल्गर प्रॉस्पेरिटी भी नहीं कहेंगे, वल्गर लग्जरी। इनको क्या मिला?
ये जो बद्दू लोग हैं, इनको मिला डेवलपमेंट, और पैसा किसको मिला? यूरोप और अमेरिकन कंपनीज को। सब बनाने का काम तो उन्हीं के पास है, इनके पास तो बनाने का कोई काम नहीं है। और इसी 50 साल में, इसी डेवलपमेंट के नाम पर इस पूरे क्षेत्र में यूरोप और अमेरिका का कब्जा पूरी तरह बढ़ा, और साथ में एशिया से, अफ्रीका से दुनिया भर के श्रमिक, कुशल और अकुशल श्रमिक आकर यहाँ बस गए। यानी अरब पॉपुलेशन की तुलना में नॉन अरब पॉपुलेशन इस पूरे क्षेत्र में अधिक हो गई। जो इन क्षेत्रों में बराबर जाते आते हैं वो कहते हैं कि कई बार तो हफ्ते हफ्ते कोई अरबी सफेद चोगा वाला नहीं मिलता है। मिलते हैं तो भारतीय मिलते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और एशियाई तरह तरह के लोग, तरह तरह के अफ्रीकी लोग, और तरह तरह के यूरोप अमेरिकन लोग। यार, पिछले 50 साल में इस पूरे क्षेत्र पर अन्यों का वर्चस्व हो, और ये सब साइलेंटली चल रहा है। इसका कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। अगर हल्ला गुल्ला होता तो हमको आपको पता होता। और इस पूरे क्षेत्र में इनमें आपस में भयंकर मार काट और लड़ाई बढ़ गया। आप लोगों ने ईरान और इराक का वॉर तो सुना ही होगा। ये कहते हैं हम सब उम्मा है, हम सब बिरादर है। अरे बिरादर हो तो 10 साल एक दूसरे को इतना भयंकर तरीके से कैसे काटे और मारे? मस्टर्ड गैस डाल डाल के ईरान के लोगों को, इराकी मुसलमानों ने ईरानी मुसलमानों को मार डाला। इराकी मुसलमानों ने कुर्द मुसलमानों को मार डाला। इराकी मुसलमानों ने कतर वाले मुसलमानों को मारा। अरब वालों ने तुर्की वालों को मारा, तुर्की वालों ने अरब वालों को मारा। फिलिस्तीनियों ने जॉर्डन और लेबनान वालों को मारा, जॉर्डन और लेबनान वालों ने फिलिस्तीनियों को मारा। खाली एक क्रॉस द नेशनल आर्टिफिशियल नेशनल बाउंड्री नहीं मारा, भीतर का भीतर मारा। ईरान में शिया लोगों ने सुन्नियों को मारा, इराक में सुन्नी लोगों ने शिया को मारा, कुर्दों को मारा, अहमदियों को मारा, बहाबियों को मारा। पिछले 50 साल में इनके मार काट का रिकॉर्ड देखेंगे तो दुनिया भर में जितनी मार काट इस 50 साल में हुई है, उससे बहुत अधिक मार काट इस क्षेत्र में। इन सबका कुमुलेटिव रिजल्ट क्या है? टेररिज्म। और वो अफगानिस्तान वाला मामला था ही, कि जब रूस अफगानिस्तान पर चढ़ आया इंडियन ओशन में प्रवेश के लिए, वार्म वाटर एक्सेस के लिए, तब अमेरिका वियतनाम युद्ध से जो सबक सीखा था, तो अपने अमेरिकी सैनिकों को उतारने की जगह उसने इन्हीं के छोकरों को वहां, उसामा बिन लादेन, अल कायदा वगैरह को ट्रेन करके रूसी लोगों से लड़ाया, एक भस्मासुर खड़ा किया। तो सब चीजों का, और कई चीजें छूट गई हैं मुझसे या मैंने छोड़ दिया है, यहाँ भयंकर इस्लामिक टेररिज्म खड़ा हुआ। किसके खिलाफ? गोरों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ, यूरोप और अमेरिका के खिलाफ। इस टेररिज्म का स्वाभाविक है, जिनके खिलाफ हुआ उनको इनसे बहुत चिढ़ हुई, इनसे बहुत झगड़ा हुआ। और तेल का दाम बढ़ने के कारण जो रेट ऑफ ग्रोथ इनकी नीची हुई थी, वो और भी अन्यान्य कारणों से यूरोप और अमेरिका में जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी संकट आया, जिसके कारण इनके रेट ऑफ ग्रोथ के ऊपर उठने की संभावना खत्म, इस जगह रहने की संभावना खत्म।
इस जगह तो आ रहे हो, रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी का जो लेवल प्राप्त हो गया है, अब जद्दोजहद है उसको बनाए रखने की। और उस बनाए रखने में उनके लिए, जो उनके मतलब यूरोप और अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा खतरा और सरदर्द है, वो है टेररिज्म। ये शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ है, आतंकवाद। टेररिज्म और आतंकवाद कमजोर लोगों का हथियार है। तो अब ये 96 में जो पुस्तक आई है, ये 93 में पहले कोई लेख आया और 93 के बाद ये पुस्तक 96 में छपी। इसमें कहता है यूरोप और अमेरिका को खतरा दो से है। किस दो से है? एक तो ये टेररिज्म से, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से, और दूसरा चीन से। चीन वाला हम किसी और दिन ले लेंगे। तो क्या कह रहे हैं? एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो अगर यूरोप अमेरिका या 21वीं सदी के जियो पॉलिटिक्स को समझना है, तो मोटी मोटी दो चार बातें आप लोग समझ लें। वो ये कि यूरोप और अमेरिका, अमेरिका क्या है? यूरोप के भागे हुए लोगों की सेटलर ऑक्युपायर कॉलोनी या आर्टिफिशियल नेशन स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मूल लोगों को तो ये रेड इंडियन कहते हैं या नेटिव इंडियन कहते हैं, और इनको तो इन लोगों ने इनक्लोजर्स में यानी बाड़ों में बंद करके दुर्गत कर रखी है। अब एक आध करोड़ी बची। तो ये कौन है? अमेरिका भी क्या है? मोटा मोटी यूरोप की सेटलर कॉलोनी। तो यूरोप और अमेरिका की एकमात्र चिंता अगले 50, 60, 70 साल के लिए है। कर खसोट कर, तरह तरह के उपाय कर कर, खाने पीने, दवाई, प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि शब्द उचित नहीं है, प्रॉस्पेरिटी का, कंफर्टेबल लिविंग का जो एक स्तर हमने प्राप्त कर लिया है, वो किस प्रकार बना रहे। ये बना रहेगा नहीं, ये जाएगा। लेकिन उनकी कोशिश है किस प्रकार बना रहे। और इसके बनने में सबसे बड़ी बाधा है इस्लामिक टेररिज्म। यानी अब इस क्षेत्र से इस्लामिक टेररिज्म को जाना है। टाटा बाय बाय। और ये टाटा बाय बाय ये अब कब है? ये अब है 1996 से। 1996 से पूरा, क्या कहते हैं, चेस बोर्ड बिछा दिया गया है, कैसे विदा किया जाए। तो इनका एक वॉर हेड है इज़राइल, जो उनकी छाती पर जाकर 1948 से बैठा है। तब ये 7 लाख थे, अब करीब 60 लाख, 760। और यहाँ ये पूरा कुल कितना है मेरी समझ से? 10-12 करोड़ से तो ज्यादा है। 60 लाख का 10 गुना हुआ 6 करोड़, या गणित आप लोग देख लीजिएगा। मतलब कई गुना अधिक ये मुसलमान लोग हैं। और इन मुसलमान लोगों की हालत ये है कि 3 लड़ाई हार गए, चौथी लड़ाई करने का औकात नहीं बचा है। अभी एक चीज को हम यहाँ रख रहे हैं, अब दूसरी एक बात हम दे रहे हैं। जब भारत में अभी पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, तो ये कहा गया भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी मोटा मोटी यूरोप की समृद्धि के लिए पुनः भारत से आर्थिक गलियारा बनाए जाने की जरूरत है, जो इन बद्दुओं के क्षेत्र से होकर गुजरता है।
जो बद्दू लोग अमेरिका के द्वारा सिखाए पढ़ाए जाके टेररिस्ट बन गए हैं। तो अब टेररिज्म हैज टू बी टाटा बाय बाय, और ये काम करना है इजराइल को। और ये कब संभव है? जब ग्रेटर इजराइल बने। तो हम लोग क्या देखते हैं? 7 अक्टूबर को हमास वालों ने अत्यंत नृशंस और बर्बर ढंग से इजराइल के सिविलियन पॉपुलेशन नागरिकों के साथ जैसी घृणित नृशंसता की। तो सवाल ये है, क्या हमास वालों को और ये मियाँ लोगों को ये पता नहीं था कि इसके बाद इजराइल इनको कितना और कैसे कूटेगा? पता था भाई, इतना ठीक से पता था कि 73 से 2023 करीब करीब 40 साल तुमने एक युद्ध नहीं किया। हमास की कोई औकात है नॉन स्टेट प्लेयर की? जाके कतर में बैठा है, उसको पूरा इक्विप करता है, कुछ सुन्नी और कुछ शिया, ये ईरान वाले, ये कतर वाले, ये चीन वाले, ये रूस वाले। तो इजराइल पट्टी की इजराइल से गाजा पट्टी की सफाई के लिए हमास से ये बेहुदा नृशंस बर्बर कार्रवाई करवाई गई, जिससे इनकी संपूर्ण सफाई हो। संपूर्ण सफाई हो रही है। हमास की तो चटनी पिस गई। इसके बाद ईरान ने कूद काद के हूतियों को चालू किया। हूतियों के उत्पात का ये रिजल्ट हुआ कि अमेरिका ने इस पूरे क्षेत्र का गश्त करने का काम भारत को छोड़ दिया। भाई, तुम्हारा हिंद महासागर है, तुम्हारा पुराना क्षेत्र है, हम कब तक तुम्हारे यहाँ पुलिसगिरी करेंगे? तुम इस क्षेत्र को संभाल लो। और हूथी उत्पात के बीच में जो अमेरिकन फ्लीट इस क्षेत्र में था, वापस चला गया। यानी एक तरफ इजराइल का वर्चस्व बढ़ रहा है, एक तरफ भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है। दो बात हुई। तीसरी बात, उससे मजेदार बात, अभी कई मजेदार बातें। एक क्वाड क्वाड आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि चीन को कंटेन करने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक क्वाड बनाया गया है। एक और क्वाड बना है। इस क्वाड में अमेरिका, इजराइल, भारत, चौथा कौन है मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई मियाँ वाला देश है छोटा मोटा। इजराइल, भारत, अमेरिका और एक और, इसका एक क्वाड बनाया गया है। यानी कि अब ये मियाँ लोगों को टेररिज्म के नाम पर पुनः बंदू बना देने के लिए भारत, अमेरिका, इजराइल नियुक्त किए गए। वो किताब मुझे हाथ में नहीं है, आप लोग खोज लीजिएगा गूगल पर। एक यहाँ अभी साल डेढ़ साल पहले या 2 साल पहले एक अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, जिसमें इजराइल को जिम्मेदारी सौंपी गई है मियाँ मुल्कों की रक्षा के लिए। और रक्षा किससे करना है? दूसरे मियाँ से रक्षा करना है। इजराइल को ईरान से, यानी शिया लोगों से, सुन्नियों की रक्षा का काम सुन्नियों ने दिया है। और इजराइल की मदद करेंगे अमेरिका और भारत। यानी इस क्षेत्र से, कौन सा क्षेत्र? मक्का का, मदीना का, बगदाद का, ईरान का, कुवैत का, दोहा का, दुबई का, ये क्षेत्र
एक शांति प्रिय क्षेत्र घोषित हो जाएगा। घोषित होने के पहले शांति प्रिय कर दिया जाएगा। पेट्रोल तो जा ही रहा है, फिर बहुत लोग अपने पुराने एथनिक जीवन शैली को अपनाएंगे, जो उनके पूर्वजों की जीवन शैली, अपने परंपरागत एथनिक का हिंदी क्या है मेरे को अभी सूझ नहीं रहा है। बैक टू एथनिसिटी, बैक टू एज ओल्ड लाइफ स्टाइल, बैक टू ग्लैमर ऑफ अरेबियन नाइट्स, बैक टू हज, बैक टू रामदान, वापस वापस और वापस। और इस पूरी प्रक्रिया में इज़राइल मेहनत करेगा, क्योंकि उसको मेहनत करना आता है, उसको आर्मी बनाना आता है। बाकी किसी के पास तो एक आर्मामेंट का फैक्ट्री नहीं, और ये सारी दुनिया से राड़ ठान कर बैठे हुए। तो आ, शायद मेरी लाइफ टाइम में 70 की हूँ, 80 तक या 84 तक ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। यानी कि इस क्षेत्र से सभी प्रकार के इस्लामिक आतंकवाद की विदाई। इसीलिए मदीना में अरब वाले स्मृति ईरानी को बुला रहे हैं, साड़ी पहन के, बिंदी लगा के, सर पे पल्ला लिए बिना वो भारत की एक राजनैतिक मंत्री के रूप में यात्रा कर रही हैं। वो उसका स्वागत कर। इसीलिए ये अगले पॉइंट का मैं वो भूपृष्ठ भूमि दे रही हूँ। भाई पेट्रोल तो जा रहा है, तो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म मतलब होटल, होटल मतलब शराब, शराब, मांस और स्त्रियां, नृत्य और गायन, जो इस्लाम में हराम है। तो हराम का गढ़ बनने जा रहा है ये क्षेत्र, इनकी इच्छा से नोट कमाने की। तो सार ये है कि ग्रेटर इज़राइल बनने जा रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका को शांति चाहिए। यूरोप और अमेरिका को अपने घर में चुपचाप बैठकर खाने को चाहिए, सोने को चाहिए, इंटरनेट देखने को चाहिए। और अमेरिका में तो एक और धंधा चल पड़ा है कि स्त्री को लगे मैं पुरुष हूं तो उसको पुरुष जैसा रहना है, पुरुष को लगे मैं स्त्री हूं तो उसको स्त्री जैसा रहना है। और लोग बता रहे हैं कुछ को लगे मैं कुत्ता हूं तो कुत्ते जैसा रहना है। अब छिपकली और मछली का हम नहीं सुने कि छिपकली जैसे रहना है तो दीवार पर सब कैसे जाके चिपकेंगे। एनीवे भी कुत्ता बिल्ली वाला मैंने सुना है। तो ग्रेटर इज़राइल बनने का मतलब है भारत में हम हिंदू और सनातनी लोग भी थोड़ा सुख चैन से अगले 10-12 साल में रह पाएंगे। क्यों? यूरोप और अमेरिका की कंपनियों को व्यापार करना है, मुनाफा कमाना है, तो भारत आना है। भारत आना है तो लॉ एंड ऑर्डर तो रहना पड़ा ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर के बिना बिजनेस व्यापार कैसे होगा? तो लॉ एंड ऑर्डर का उत्पाती एलिमेंट कौन है?
ट्रेन पर पत्थर रखने वाला एलिमेंट कौन है? दंगा फसाद करने वाला एलिमेंट कौन है? कोरोना को थूक-थूक फैलाने वाला एलिमेंट कौन है? इन सबको टाटा और बाय-बाय विदिन 1 डिकेड। तो मैंने एक ही एपिसोड में खत्म करना था तो 40 मिनट में खत्म किया है। आप लोग की टिप्पणियाँ आएँगी, मैं सब पढ़ूँगी। उत्तर लिख कर देना मुझे नहीं आता है, लेकिन उन्हीं टिप्पणियों और प्रश्नों के आधार पर हफ्ते 10 दिन बाद मैं एक दूसरी वार्ता कर दूँगी, जिसमें उसका सबका समाधान होगा। नमस्कार, जय हो इज़राइल की, जय हो यादव वीरों की। आप बोलेंगे ये मैंने क्या कह दिया? आपको ध्यान होगा सुदर्शन टीवी ने में सुरेश चौहान जी ने एक चलाया था, क्या यहूदी यादव हैं? उसमें उनके दूसरे या तीसरे एपिसोड में मैं भी थी। और यादवास थ्रू द एजेज नाम की जो पुस्तक है, जो यादव समाज के बड़े विद्वानों के द्वारा लिखी हुई है, उसके अनुसार यहूदी यादव हैं। तो जय हो इज़राइल की, जय हो यहूदियों की, जय हो यहूदी वीरों की, और अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।